हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो केमिकल शिफ्ट, उस केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था। अब इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। देखिए, हमने कहा था कि कोई भी जो नाभिक है, ये नाभिक के अपने अक्ष पर चक्रण करता है। कोई प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन अपने अक्ष पर क्या करता है? चक्रण करता है। इसी प्रकार कोई दूसरा एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन भी अपने अक्ष पर चक्रण करता है। अब इस प्रोटॉन के ये जो अपने अक्ष पर जो स्पिन है, इस स्पिन का इस निकटवर्ती प्रोटॉन की स्पिन के साथ जो इंटरेक्शन है, निकटवर्ती प्रोटॉन की स्पिन के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो अन्योन क्रिया होती है, उस इंटरेक्शन को ही हम स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं। एक जो नाभिक है, ये नाभिक, इस नाभिक के चारों ओर का, इसकी स्पिन से इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, चारों ओर का जो क्षेत्र है, वो निकटवर्ती प्रोटॉन की स्पिन के लोकल क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होता है। अर्थात इसका जो प्रभावी क्षेत्र है, वो इस निकटवर्ती प्रोटॉन की स्पिन के द्वारा या तो घट सकता है अथवा बढ़ भी सकता है। तो किसी भी जो प्रोटॉन है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एथिल क्लोराइड। इस एथिल क्लोराइड में दो प्रकार के प्रोटॉन हैं, एक तो है मैथिल समूह और एक है मैथिलीन समूह। अब ये जो मैथिल समूह है, इस मैथिल समूह के प्रोटॉन के द्वारा अवशोषित जो सिग्नल है, ये सिग्नल इस मैथिलीन समूह पर जो प्रोटॉन है, इन प्रोटॉन के द्वारा उत्पन्न लोकल फील्ड के द्वारा प्रभावित होता है। और इसका जो सिग्नल कितने भागों में स्प्लिट होगा, उसको हम n+1 के रूल के द्वारा आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ जो n है, हम पिछली क्लास में पढ़ के आए कि n का जो मान है, वो निकटवर्ती परमाणु पर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। तो यहाँ निकटवर्ती पर 2 प्रोटॉन है, तो 2 + 1। तो ये जो मैथिलीन समूह है, इसका हमें एक ट्रिपलेट सिग्नल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम मैथिलीन समूह के सिग्नल की बात करते हैं। तो मैथिलीन समूह पर जो प्रोटॉन है, इन प्रोटॉन के सिग्नल इस मैथिल समूह पर जो प्रोटॉन है, इन प्रोटॉन के लोकल फील्ड के द्वारा प्रभावित होता है। और उसे भी हम n+1 के सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जहां n निकटवर्ती प्रोटॉन पर या निकटवर्ती परमाणु पर प्रोटॉन की संख्या है, तो निकटवर्ती 3 है, तो 3 + 1।
तो कितने हुए 4। तो इसका जो सिग्नल है हमें क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कि एक प्रोटॉन का सिग्नल हमें कहाँ प्राप्त होगा वो डिपेंड करता है कि उसके निकटवर्ती परमाणु पर जो प्रोटॉन है उनकी संख्या कितनी है। अब पढ़ते हैं हम स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। ये जो कपलिंग कांस्टेंट है इसको हम जे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब कपलिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई सिग्नल है ये हमने दूर दूर दर्शाए वरना ये पीक एक दूसरे के निकट होती। अब इस मल्टीप्लेट में ये जो दो शिखर हैं, दो पीक्स हैं, इनके मध्य की ये जो दूरी है ये दूरी फिक्स रहती है। ये दूरी कैसी रहती है? फिक्स रहती है, निश्चित रहती है, स्थिर रहती है। इस दूरी को ही हम स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट जे कहते हैं। ये जो जे का मान है स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट जे का जो मान है यह मान एप्लाइड मैग्नेटिक जो फील्ड है उस फील्ड की सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करता है कि हम यदि किसी कंपाउंड में जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं तो कपलिंग कांस्टेंट जे के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे कपलिंग कांस्टेंट जे का जो मान है वो सामान्यतः 1 से 20 हर्ट्ज तक होता है। कितना होता है? 1 से 20 हर्ट्ज तक। और कपलिंग कांस्टेंट जो जे है ये जे जो संरचनात्मक अंतर संबंध होते हैं कि जो प्रोटॉन आपस में एक दूसरे के साथ कपल्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ कपलिंग करते हैं, उनमें आपस में किस प्रकार के संरचनात्मक संबंध हैं उन संरचनात्मक संबंधों पर निर्भर करता है। जैसे हम सिस और ट्रांस की बात करते हैं। जो ट्रांस समावेवी होते हैं उनमें प्रोटॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जबकि सिस समावेवियों में प्रोटॉन एक ही दिशा में होते हैं। तो ये जो ट्रांस समावेवियों के जो कपलिंग कांस्टेंट है ये कपलिंग कांस्टेंट का मान सिस की तुलना में हमेशा अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। अब जो कपलिंग कांस्टेंट जे है इस जे और दो निकटवर्ती प्रोटॉनों के मध्य जो केमिकल शिफ्ट है उस दो निकटवर्ती प्रोटॉनों के मध्य की केमिकल शिफ्ट को हम डेल्टा बी के द्वारा दर्शाते हैं। तो इस डेल्टा बी और कपलिंग कांस्टेंट जे इन दोनों के मानों के आधार पर या इन दोनों का जो रेशो आता है उस रेशो के आधार पर हम एनएमआर स्पेक्ट्रा को दो भागों में क्लासिफाइड कर देते हैं। नंबर 1 प्रथम कोटि का एनएमआर स्पेक्ट्रा और नंबर 2 कॉम्प्लेक्स कोटि का एनएमआर स्पेक्ट्रा। जैसे यदि किसी स्पेक्ट्रम में डेल्टा बी और जो कपलिंग कांस्टेंट जे है इन दोनों का रेशो 7 से ज़्यादा होता है तो उस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम प्रथम कोटि एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं?
प्रथम कोटि NMR स्पेक्ट्रम। अर्थात यदि आपस में जो इंटरेक्शन करने वाले प्रोटॉन हैं, उन प्रोटॉन के दो समूहों के मध्य केमिकल शिफ्ट का जो अंतर है वो अंतर अधिक होता है, तो उसका विश्लेषण करना आसान होता है। जैसे और यदि किसी स्पेक्ट्रम में डेल्टा बी अपॉन जे का जो मान है वो लेस देन 7 होता है, तो उस प्रकार का जो NMR सिग्नल है उसको हम जटिल कोटि का NMR स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे हम एल्कोहल का उदाहरण लें, एथिल एल्कोहल। यदि इस एथिल एल्कोहल में ये जो मैथिल समूह, ये निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित दो प्रोटॉन हैं, तो N+1 के रूल के अनुसार ट्रिपलेट देगा। कैसा देगा? ट्रिपलेट। और ये जो OH समूह है, ये OH समूह यदि मान लीजिए इस मैथिल समूह के साथ इंटरेक्शन ना करें तो ये कैसा देगा? सिंगलेट सिग्नल देगा। अब जब ये OH समूह मैथिल समूह के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है तो ये केवल किसके द्वारा प्रभावित होगा? मैथिल समूह के कारण। तो इस मैथिलीन समूह के जो सिग्नल है वो हमें N+1 और निकटवर्ती कितने? 3 प्रोटॉन, तो हमें क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगा। किसके रूप में प्राप्त होगा? क्वार्टेट के रूप में। अब इन तीनों का हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये कैसा है कि प्रथम कोटि का NMR स्पेक्ट्रम। और यदि ये जो एथिल अल्कोहल है, इस एथिल अल्कोहल में OH समूह का जो प्रोटॉन है, ये OH समूह का प्रोटॉन यदि इस मैथिलीन समूह के प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन करता है तो हमें इसके अलग प्रकार के सिग्नल प्राप्त होंगे। तो यहाँ मैथिल समूह का तो N+1 के रूल के अनुसार ट्रिपलेट प्राप्त होगा। अब ये OH समूह इससे इंटरेक्शन कर रहा है, तो इससे मैथिलीन समूह के साथ इंटरेक्शन करेगा तो N+1 के रूल के अनुसार इसका भी क्या होगा? ट्रिपलेट प्राप्त होगा। और मैथिलीन समूह के जो प्रोटॉन हैं, ये मैथिल समूह के प्रोटॉनों के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं और OH समूह के प्रोटॉनों के साथ भी इंटरेक्शन करता है, लेकिन दोनों प्रोटॉन कैसे हैं? अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ इसका जो सिग्नल है वो N+1 और M+1 इस फॉर्मूले की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे तो 3 और 1 4, और यहाँ 1+1 2, तो 4 दूनी के 8। तो हमें इसका क्या प्राप्त होगा? एक ऑक्टेट सिग्नल प्राप्त होगा। अब इस कंडीशन में ये जो है मैथिल समूह का ट्रिपलेट, मैथिलीन समूह का ऑक्टेट और OH का ट्रिपलेट, ये एक जटिल कोटि का NMR स्पेक्ट्रा कहलाता है। इसका हम आसानी से एनालिसिस नहीं कर सकते। ये जो स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट J है, इस J की सहायता से एक डबलेट और 2 सिंगलेट, इन दोनों में हम आसानी से अंतर कर सकते हैं, क्योंकि जो एक डबलेट है उनकी पीक का इंटेंसिटी रेशियो होता है 1:1।
और जो 2 सिंगलेट हैं वो भी इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब हम दोनों देखने में एक समान, दोनों देखने में कैसे हैं, एक समान, तो इन दोनों का जो अंतर है वो हम इस कपलिंग कांस्टेंट जे की सहायता से कर सकते हैं। हमने कहा था कि यदि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी पर जे का मान डिपेंड नहीं करता, कि हम यदि किसी कंपाउंड पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित करते हैं तो उसकी कपलिंग कांस्टेंट जे के मान में परिवर्तन नहीं होता। अब यदि हम किसी भी कंपाउंड का जब एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं और वहाँ हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है कि एक डबलेट है और 2 सिंगलेट हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये वास्तव में एक डबलेट है या ये 2 सिंगलेट हैं, तो उस कंडीशन में हम उससे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की रेडियो फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं। उसकी क्या करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी का चेंज करते हैं। और रेडियो फ्रिक्वेंसी में चेंज करने पर यदि जे का मान भी चेंज हो जाता है, जे का मान भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है, 2 सिंगलेट थे, 2 क्या थे, सिंगलेट। और यदि रेडियो फ्रिक्वेंसी में चेंज करने पर जे के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम ये कहेंगे कि वो सिग्नल कैसा है, एक डबलेट, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी चेंज करने पर इन प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट तो परिवर्तित हो सकती है, लेकिन इनके मध्य का जो अंतर है, 2 पीक्स के मध्य का जो डिफरेंस है, जिसको हम जे कहते हैं, कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो यदि शिखरों के मध्य में कोई भी वृद्धि नहीं होती है तो वो क्या होता है, एक डबलेट होता है। 2 परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें एनएमआर के जो सिग्नल हैं, ये सिग्नल स्प्लिट नहीं होते। कौन सी कंडीशन है, नंबर 1 कि यदि यौगिक में सभी प्रोटॉन समतुल्य होते हैं तो उस कंडीशन में एनएमआर के सिग्नल की स्प्लिटिंग नहीं होती है। जैसे हम कहें एथेन सभी समतुल्य हैं, हम कहें बेंजीन सभी समतुल्य हैं, और कहें एसीटोन या कहें डाईमेथिल ईथर, तो इसमें सभी प्रोटॉन कैसे हैं, समतुल्य, तो इनके प्रोटॉनों के सिग्नलों की स्प्लिटिंग नहीं होती है। नंबर 2 कि यदि किसी प्रोटॉन का जो निकटवर्ती परमाणु है, उस निकटवर्ती परमाणु पर यदि कोई प्रोटॉन ही उपस्थित नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी उस प्रोटॉन के सिग्नलों की स्प्लिटिंग नहीं होती है। जैसे हम एक एसीटोन लें CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 2 ब्यूटेनॉन। अब इसके हमें 3 प्रकार के सिग्नल मिलेंगे। नंबर 1 ये जो मैथिल समूह है इसका इस CH2 के कारण 2+1 हमें क्या प्राप्त होगा, ट्रिपलेट। ये जो मैथिलीन समूह है इसका N+1 तो 3 और 1 4, क्योंकि निकटवर्ती परमाणु पर कोई भी प्रोटॉन नहीं है तो, लेकिन इधर तो है, तो ये क्या प्राप्त होगा, क्वार्टेट। और ये जो मैथिल समूह है इस मैथिल समूह के
इस कार्बन परमाणु पर कोई प्रोटॉन नहीं है, इधर तो प्रोटॉन है लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इस निकटवर्ती परमाणु पर प्रोटॉन होने चाहिए। अब जब निकटवर्ती परमाणु पर प्रोटॉन नहीं है तो n+1 से अगर इसकी हम स्प्लिटिंग याद करते हैं तो n का मान क्या है यहाँ पर 0, क्योंकि इस कार्बन पर किसी भी प्रकार का प्रोटॉन उपस्थित नहीं है। तो हमें इसका क्या प्राप्त होगा, एक सिंगलेट। तो ये सिंगलेट प्राप्त होगा। तो ये दो ऐसी परिस्थिति हैं जिनमें प्रोटॉनों के सिग्नल स्प्लिट नहीं होते।